अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ ने भी किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ मुखलिस थे तो वो बजट में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करते। किसान पैकेज इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। दीर इलेक्शन क्यों हारे, इमरान खान ने वजह बता दी। मुनीर नियाजी का शेर है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। इलेक्शन कमीशन का एक और यू टर्न। कल तर्जुमान ने वजीर आजम के किसान पैकेज पर क्लीन चिट का इशारा किया। आज सेक्रेटरी ने तरदीद कर दी, कहा कि क्लीन चिट का बयान दुरुस्त नहीं। वजीर आजम साहब, मुंडा डैम को डूबने से बचाया जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। उधर एमडी नंदीपुर ने इजहार वजूह का जवाब देते हुए जनरेशन कंपनी बोर्ड को नंदीपुर प्रोजेक्ट की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। प्राइवेट स्कूलों की फीसों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में वालिदैन सरापा एहतजाज। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। शामी साहब, खान साहब से आगाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के यूटर्न से। जहाँ से मर्जी आगाज कर ले, खान साहब से कर ले। या खान साहब नौशहरा में थे आज, और दीर इलेक्शन हारने की वजह तो हमने उनकी जुबानी सुनाई दी, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये 122 में मुझे इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। हालांकि मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, और अगर मैं आऊँगा वहाँ पर तो मुहिम लाहौर वाले बाहर निकल आएंगे, उसमें असर पड़ेगा। तो शिकवा कर रहे हैं वो कि इलेक्शन कमीशन ने जो बीइंग एमएन उन पर पाबंदी लगा दी, वो भी गलत है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो सिर्फ खान साहब के लिए नहीं बना, वो तो वज़रा के लिए भी है, वो सब के लिए बना है। और जब मुल्तान में ज़मीनी इंतखाब हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने उस हल्के से बाहर एक जलसा किया था और ये कहा गया था कि हमने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। तो बहरहाल खान साहब जो है यहाँ नहीं आ सके, उस हल्के में भी मैं ख्याल जा नहीं पाएंगे जहाँ इंतखाब हो रहा है। तो तनकीद वो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना इलेक्शन कमीशन के फैसले को। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इजाज़त दें मुझे, साथ ये भी कह रहे हैं। तो फिर सबको देंगे, फिर ज़ाब्ते का फ़ायदा क्या? वजीर भी आ जाएंगे, एमएनएस भी आ जाएंगे। अब तक का जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक तो खान साहब जो हैं सिर्फ टेलीविज़न पर ख़िताब फरमा सकते हैं अपने इस हल्के के आवाम से। एक तरफ तो उस ज़ाब्ते की वो कह रहे हैं कि इसको तोड़ा जाए, इजाज़त दी जाए, दूसरी जानिब उसी ज़ाब्ते को मलहूज़े खाते रखते हुए इलेक्शन कमीशन पर किसान पैकेज के हवाले से तनकीद भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें मुझे बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो भी एक ज़ाब्ता अखलाक है, खान साहब को हक़ हासिल है। देखिए, तनकीद करने का हक़ भी हासिल है, तारीफ़ करने का हक़ भी हासिल है, बस वायलेट करने का हक़ हासिल नहीं है। और जहाँ तक दीर का इलेक्शन है तो वो तो दोनों कज़न्स हैं ना, उनके आपस में जो, यानी एक जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी साहबजादा सफ़ीउल्लाह के रिश्तेदार, और तारकुल्लाह जो साहब हैं इस वक्त एमएनए, उनके भी अजीज़ कज़न उनके। तो बहरहाल वहाँ जमात इस्लामी वालों को शिकायत है कि पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की। और बहरहाल जो कुछ भी कहें, अब इलेक्शन जमात इस्लामी हार गई। वो शहर के लोग फिर जालिम वही थे, पीटीआई वाले। वो कुछ वो होंगे, कुछ वो भी होंगे, बहरहाल कुछ ना कुछ करें, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। चलिए, जो कुछ भी आखिर तुझको भी मौत आई। खैर हफीज खुदा हाफिज। खैर हफीज खुदा हाफिज। अच्छा सर, अब इलेक्शन के बाद खान साहब ने एक और अहम बात भी की, उसको भी ज़ेरे बहस लेना चाहेंगे कि फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया जाए। चंद रोज़ पहले एमएनएस ने ये कहा। देखिए, जो फाटा के एमएनएस हैं उन्होंने इत्तफाक राय से और बल्कि सेनेटर्स भी ये करारदाद मंजूर की थी और कहा था कि अब हमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया जाए। और ये एक बड़ा ऐसा मुतालबा है जिस पर पूरी संजीदगी से गौर होना चाहिए। और अगर खान साहब भी इसके हामी हैं और दूसरी सियासी जमातें भी इसकी हामी हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके
ये जो एक हमने एक पट्टी कायम कर रखी है जहाँ ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात ज़्यादा है, इसको भी सूबे में शामिल कर लिया जाए ताकि दो अमली ख़त्म हो और एक निज़ाम कायम हो जाए। और खान साहब ने तो तनकीद की है वज़ीर आज़म के पैकेज पर भी, और वज़ीर आज़म के पैकेज पे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ी जोरदार तकरीर की है और एक जलसा भी किया शायद गुजरावाला में उन्होंने। ये तनकीद सब होती रहेगी, लेकिन पैकेज का ऐलान उन्होंने करके जो सियासी फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया। और अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि आप वो पैकेज पर अमल ना हो, यानी अब अगर इसकी मजम्मत करें तो यही कहेंगे ना कि कम है ये तो नहीं कह सकते कि दिया गुजारा जा रहा है। तो इस लिहाज से तो उन्होंने एक वज़ीर आज़म ने एक अच्छी चाल चली है और इसका फ़ायदा भी होगा उनको सेंट्रल पंजाब में भी है। और कपास के काश्तकार और गन्ने, ये ना कहता हूँ बार बार मुँह से निकल, चावल के काश्तकार जो है उनकी तरफ तवज्जो होगी। हमारे सुल्तान बर्क साहब हैं, जनाब इब्राहिम बर्क साहब जो MNA थे मुजफ्फरगढ़ से, उनके बेटे हैं, माहिर ज़राअत भी हैं, इंजीनियर हैं। तो वो पैगाम वो कह रहे थे कि ये 5-5 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ इन्होंने इमदाद का ऐलान किया है, ये तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में काम आएगा, मुस्लिम लीग नून वालों के जो कुछ उनकी ताबीर है ये। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन का यू टर्न था उस पर हमने बात करनी है, लेकिन ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक और यू टर्न की। शामी साहब, अदील वड़ाई साहब दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, उनका हम पिछले 2 रोज़ से जिक्र कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन जाते हैं जनाब, वो ज़ाब्ते के हवाले से जवाब पूछते हैं। कल तर्जुमान ने कहा क्लीन चिट, वही खबर आज अखबारों में छपी। आज जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो सेक्रेटरी से दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये क्लीन चिट वाला बयान जो है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं। उनकी प्रेस रिलीज भी हम दिखाएंगे। तो यानी इलेक्शन कमीशन मुकर गया है क्लीन चिट देने से, लेकिन उसके बावजूद जो आपने कहा था कि वाज़े लायामुल इख्तियार मुकर जो है ना, हाँ जी, ये गुस्ताखाना है। तो इसका मुतबादिल क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदारे हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में लगता है कोई लचक पैदा कर ली है। ये लचक वैसे यू टर्न के बराबर थी। और बाबर याकूब फतेह मोहम्मद साहब जो है सेक्रेटरी, वो चीफ सेक्रेटरी रहे बलूचिस्तान के, बड़े ढंग के आदमी हैं, बड़ी अच्छी वहाँ तो उनकी शोहरत थी, बड़े अच्छे मुंतज़िम है। अब देखिए यहाँ भी क्या इंतज़ाम का चांद चढ़ाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि जो वो ज़ाब्ते जारी करता है उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल कराए। और इलेक्शन कमीशन को जिस बात की ज़रूरत है वो है तहक्कुम कायम करने की, यानी इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह का तहक्कुम तो चाहे ना हो, लेकिन जवाद ख्वाजा साहब जैसा तो हो। ठीक है। तो ये रोब जब तक वो कायम नहीं होगा उस वक्त तक फिर मामलात काबू में नहीं आएंगे। यानी जिस सब्सटेंस का जिक्र करें कि कल की खबर में नहीं था, आज की खबर में एटलीस्ट सब्सटेंस दे तो देते। नहीं, मेरा मतलब गौर करें, यानी मीडिया की बातों में ना आया करें, अच्छी तरह सोच समझ कर अदारे ख्याल करें और फिर उस पर डट जाएं। और जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया है और उसके ऊपर लफ्ज़न और हरफन और कल्बन अमल कराएं, डट जाए। नंदीपुर का मुंडा डैम का जिक्र करना है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें 16 सफ़हात का जिक्र किया गया जो MD हैं नंदीपुर के, उनके नंदीपुर के कैप्टन, हाँ जी, कैप्टन रिटायर्ड महमूद जो है, मोहम्मद महमूद, ये इन्होंने इनके अदारे वजू का नोटिस जारी हुआ है जो उसका जवाब उन्होंने भेजा है। जी हाँ, 16 सफ़हात का। उसमें बताया है कि भाई जो ऑपरेट करने वाले और मैनेज करने वाली कंपनी का तकर्रुर होना था, वही जो है इनका जो अपना बोर्ड है जनरेशन कंपनी का, वो उस पर सोया रहा। उसने बार बार की जात बहानी के बावजूद जेनको स्वयं का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही ना। तो अब इन्होंने वजारत पानी बिजली को चिट्ठियां लिखी, इन्होंने वजीर आजम हाउस पे दस्तक दी और इस बोर्ड ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया और बर वक्त वो यानी उस अदारे को, उस कंपनी को मुकर्रर नहीं किया जो उसे मैनेज करती और ऑपरेट करती। तो उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और उसके साथ ही एक बात और भी आई है कि नेपरक ने जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होती है उसका रेट कोई मुकर्रर कर रखा है 11 रुपए फी यूनिट। जी हाँ। अब उसको ये कंपनी 11.30 सेंट। हाँ जी। तो अब उसने ये जो नंदीपुर
चलाने वाली कंपनी है। अब इसने वहां दरखास्त दी है कि जनाब अगर ये 11 रुपए हमें दिए गए बिजली के, तो हम तो कुछ चला नहीं सकेंगे इसको। Exactly. और ये तो अरबों रुपए का बोझ पड़ जाएगा। गोया ये बोझ जो है ये कौम पर मुंतकिल किया जाए। इसकी कीमत जो है 16 रुपए से जायद मुकर्रर करनी चाहिए फी यूनिट। गोया जो भी मिसमैनेज हुआ है और जो भी सूरत हाल पैदा हुई है वो सारा जो है लाद दिया जाए अवाम की बोझ पर। तो एक और बात है, असल बात तो यह है कि ये सारा ये ऑडिट तो वजीर आजम ने कराने का वादा किया था, लेकिन ऑडिट के साथ साथ ये सारी सूरत हाल जो है इसका जायजा लेने की जरूरत है कि और इसके जिम्मेदारों का तयन करने की जरूरत है। और अगर ये जो बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको अगर उल्टा ना टांगा जाए तो सीधा तो टांग दिया जाए, ताकि उनको मालूम हो ये सरकारी अफसर जो हैं ये किस तरीके से कौमी वसाइल को जाया करते हैं, फाइलों पे सोते हैं, इतराज पे इतराज उठाते हैं। अभी तो मेरे पास जो मुंडा डैम है उसके हवाले से मैं तो हैरान रह गया कि अभी उसका जो PC2 है वही अप्रूव नहीं हुआ है, यानी वो फाइनलाइज नहीं हुआ। PC2 जिसमें डिजाइनिंग होती है, कंसल्टेशन होगी, इंजीनियरिंग स्टडीज होगी, इंजीनियरिंग का मामला सिर्फ 67% अभी कंप्लीट हुई है वो जो PC2 जो है। अब उसके बाद PC2 अप्रूव हो, फिर PC1 बनेगा। और जो बीच में एक लंबी कहानी है, अब लोगों को इतनी तफसील से बयान करेंगे तो समझ नहीं आएगी। लेकिन असल बात क्या है कि ये अब भी कल हमारे उन्होंने कहा था वाटर के जो चीफ हैं प्लानिंग कमीशन के, हमने अप्रूव करके भेज दिया। जब मैंने आज वापडा वालों से मालूम किया, उन्होंने कहा ये जो अप्रूवल आई है इसका मतलब ये होगा इतनी कंडीशनल है कि इसमें हर चीज नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। और ये फंडिंग एक बार फिर से नए तरीके। हाँ जी, अब इसको एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो है इसको लीड कर रही थी, कंसल्टेंट्स हैं। उन्होंने कहा जी इसकी बजाय नेस्पाक को लीड कंपनी बना दिया जाए, जबकि नेस्पाक खुद उसमें पहले से मौजूद है। तो अब आप मुझे बताइए, फिर ये कहा गया कि ये अब उसकी फंडिंग जो है फ्रांस की है, और अल्टीमेटली ये होगा कि फ्रांस अपना हाथ खींच लेगा और ये मंसूबा 2 हिचकियों में हो गया, बीमारे गम तमाम, दिल देखते रहे जिगर देखते रहे। अब वजीर आजम हाउस जो है उस पर दस्तक देनी चाहिए। खुदा के लिए आप ये जो मुंडा डैम है इसमें भी सारे स्टेक होल्डर्स उनको इकट्ठा करें और एक ही मीटिंग में फैसला करके इस मामले को आगे बढ़ाएं। इस गुफ्तगू में महसूस ही हो रहा है, और जो 16 सफात का जवाब भेजा MD नंदीपुर ने और ये मुंडा पे आपने डैम पे ये एक ही तरह की बात लग ये रहा है कि जो इनडिसाइसिवनेस है वो बड़ा फैक्टर है। पहले एक बात सुन लीजिए, एक सरकारी अफसर है, उसके पास एक फाइल जाती है, वो पहले एक एतराज लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, फिर तीसरा लगा, ये ताखीरी हरबे हैं। कभी कहते हैं एक्नेक के पास जाना है, कभी नहीं जाना है। ये प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा है, आसन इकबाल साहब क्या कर रहे हैं, और ये काम क्यों नहीं, इसको समेटा क्यों नहीं जाता। और जिस तरीके से नंदीपुर का एक तमाशा बनाया गया, उसी तरीके से ये मुंडा डैम जो है इसका तमाशा बनाया जा रहा है। और ये 2.5 साल इनके पूरे हो गए, आधी हुकूमत चली गई है और आधा वक्त बाकी है, और अभी PC2 जो है मुंडा डैम का मंजूर नहीं हुआ। ठीक है, फिर PC1 बनेगा और फिर आगे पता नहीं कब तामीर की और काम शुरू होगा, डिलीवर कब करेंगे तो बात की बात है। ठीक है, अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स का भी जिक्र कर लें। उनकी फीसों के खिलाफ जो वालिदैन हैं मुल्क भर में, पेशावर हो, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, वो सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं जी बहुत ज़्यादा फीसों में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, कमेटी बना दी, वज़रा आला का इजलास भी बुला लिया है। लेकिन मेरी आज गुफ्तगू हुई जो अदीब जाबदानी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, मरकजी सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, तो वो ये कहते हैं कि 97% जो स्कूल हमारे अंडर आते हैं उनकी फीसों का जो स्ट्रक्चर है वो 100 रुपये से लेके 1200 या 1500 तक मैक्सिमम जाता है। ये मामला बाकी 3% एलीट स्कूलों का है, उनमें और उनका भी उन्होंने बताया कि उन स्कूलों के प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि सालाना 10% इजाफा होगा। उनका मौक़िफ़ है। सर एक बात सुन लीजिए, एक बात तो यह है कि जो तालीमी साल जब शुरू हो जाए उस दौरान फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। वंस एनरोल्ड, एक दफा जब आपने दाखिला ले लिया उस 1 साल के दौरान तो किसी किस्म के इजाफे की न कोई गुंजाइश है, न इजाजत दी जाए। एक बात। दूसरी बात यह कि कोई ऐसा अदारा या इंतजाम मौजूद नहीं है जिससे ये जो इनके फीस स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में कोई गुफ्तगू हो, इनकी कुछ दर्जा बंदी हो, इनके कोई मसाइल जो है वो सुने जाएं। ये प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, ये देखिए जैसे हमारे वो आप देखिए खाना है,
खाना तो आप 200 रुपए में भी खा सकते हैं, 50 रुपए में भी खा सकते हैं, 2000 रुपए में भी खा सकते हैं। जो आपने जब स्कूल कायम किए हैं तो आमदनी के मुताबिक उन स्कूलों में लोग तालीम हासिल करते हैं। एक तो ऐसे भी स्कूल है जहां 20,000 रुपए फीस ली जाती है, 50,000 भी, ऐसे भी हैं जहां 10,000 ली जाती है, ऐसे भी हैं जहां 5,000 ली जाती है, ऐसे भी हैं जहां 1,000 ली जाती है, 500 ली जाती है। और गुज़श्ता 20-25 साल में पंजाब में और सिंध में हुकूमत ने कोई अपना स्कूल कायम नहीं किया, सरकारी। और जो स्कूल कायम है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है, उनमें वो टीचर्स नहीं है, उनका वो मयार नहीं है, उनमें मिसिंग फैसिलिटीज की एक लंबी फहरिस्त है। इस वक्त जो आपका प्राइवेट शोबा है, निजी स्कूल है, ये बड़ा बोझ उठाए हुए। अगर निजी स्कूल भी बंद हो जाए तो आप समझिए कि कौम तो फिर जाहिल की जाहिल रह गई। तो फिर वो जो, तो आप देखिए बात क्या है, ये सारी चीजें इन पे गौर होना चाहिए, वालिदैन से भी मशवरा होना चाहिए और देखना चाहिए कि इन स्कूलों में इनको कैटेगराइज करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप स्कूल खुलते हैं किराए की बिल्डिंगों में, तो कम से कम कमर्शलाइजेशन फीस उन पर नहीं लेनी चाहिए बिल्डिंग पे। वो कमर्शलाइजेशन फीस उनसे ली जाती है, टैक्स उनसे वही वसूल किया जाता है जो दूसरे लोगों से वसूल किया जाता है। कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। ये अभी यानी आप बताइए, एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है, ये इदादो शुमार बताते 1600 रुपया हुकूमत उस पर खर्च करती है एनुअली। एनुअली नहीं सर, हाँ जी, अच्छा, 1600 रुपया। अब मुझे बताइए कि अगर आप यही मुआवनत कर दे प्राइवेट स्कूलों से, अभी एक मॉडल शुरू किया है तालीम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने, कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और उनमें बच्चों की फीस जो है उसमें कंट्रीब्यूशन दी जाती है, उसका एक हिस्सा अदा किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, उस एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ। तो उससे एक खासी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको एक मुआवनत मिल गई है। लेकिन इसके साथ इनके लिए कुछ सहूलतें होनी चाहिए। इनको कोई सरकारी, आप देखें सोसाइटीज में बिल्डिंग्स बनाने के लिए जगह दी जाए, इनको टैक्स में राहत दी जाए, इनको बिजली के निर्ख जो है उनमें कोई राहत दी जाए, कुछ तो किया जाए ना। अब इनको अगर ये सोलर अगर आप काश्तकारों को दे रहे हैं कि आप सोलर पे कन्वर्ट कर दें, अगर ये भी सोलर पे जाएं, इनको भी बिला सूद कर्जे दे दें। और शामिल साहब, जब एपीएस का वाकया हुआ था तो उसके बाद बजाय इसके गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि ये प्राइवेट इदारे खुद जिम्मेदार होंगे सिक्योरिटी, इनको होना ही चाहिए, ऑर्डर तो दे दिया गया, खुद इन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया। एक खास हद मुकर्रर कर देनी चाहिए, मतलब वो 1500 रुपए हो सकती, 2000 रुपए हो सकती, जो भी कंसेंसस से सामने आए। सुन लो पहले, 2000 रुपए तक जो स्कूल फीस लेगा या 1500 रुपए तक जो लोगा उसका टैक्स माफ होगा। ठीक है जी। उससे ऊपर जो फिर 5000 फीस लेते हैं, 10,000 फीस लेते हैं, वो उनका मामला है। जो पढ़ना चाहता है वहां पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े। बुनियाद फिर उसके साथ ही साथ ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको दुरुस्त किया जाए, वो कंपीट कर सकें। अब इंडिया में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसको बड़ा शानदार फैसला है, उसने एक फैसला दिया है। उसने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजिम, उनके बच्चे और उनके बच्चे जो है, मतलब मेरे ख्याल MNS वगैरह भी शामिल होंगे इसमें, क्या नहीं, सरकारी मुलाजिम के बारे में, सरकारी मुलाजिम जो हैं उनके बच्चे, उनको गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करनी चाहिए। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल मुलाजमीन के वहां नहीं पढ़ेंगे उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। तो वो डेफिनेटली उनका मेयार भी ठीक होगा। आप मुझे बताइए, यहां भी होना चाहिए, तमाम सरकारी मुलाजिम उनके बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, MNS के, MPS के, वज़रा के। और जब हम तालीम हासिल कर रहे थे, सारे अमीर के गरीब के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में। और हुकूमत जो है कंपीट करे, मैदान में आए, तो अपनी मराहत ज्यादा करे, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। डंडे के जरिए से आप स्कूलों की फीसें मुकर्रर नहीं कर सकते। यकीनन उन पर नजर रखनी चाहिए, यकीनन उनको खुदा खौफी करनी चाहिए, लेकिन ये सारे काम मुशावरत से होंगे। अब मैंने आज तक नहीं सुना कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके साथ कोई मुशावरत का सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया हो, किसी ने इनकी मुश्किल की तरफ कोई तवज्जो दी गई हो। हुकूमत जो है, अब एक तरफ तो वो स्कूल है, मदरसे हैं, जो वहां लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको खाना देते हैं, आपको किताबें देते हैं, ये मदरसे जो है रिहाइश देते हैं मुफ्त। और यहाँ ये स्कूल है, ये आपको चंद सौ में, इनकी बड़ी तादाद एक मामूली फीस, चंद सौ की फीस लेके आपको तालीम देती।
अब आप सारी चीजों को कंफ्यूज ना करें और एक एक चीज पे गौर कीजिए और देखिए इनकी मुश्किलात में कितनी कमी आप करें। ठीक है, कोई तो कुछ उठाए ना, बोझ आप भी उठाए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हक है कि तालीम हासिल करनी है, आपने बेसिक तालीम देनी है, तो आप फिर स्कूलों की सतह तक तो कोई ऐसी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करे ना। डंडा लेके आप क्या मसला हल कर लेंगे। ठीक है या नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप जिक्र करते हैं कौमी सियासत में तवज्जो का मरकज़ हल्का N122 लाहौर का, और यहाँ पर एक मिनट कुछ पैगाम आ गए। हाँ, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे मेरे पास भी मैसेज आया कि देखिए ये जो LGS है लाहौर ग्रामर स्कूल, ये 15% सालाना इंक्रीज करते हैं उसमें और फीसों में, और 20,000 रुपए यहाँ यानी ये प्ले ग्रुप है उसकी फीस है। देखिए ये जो स्कूल है ना, एलीट स्कूल्स, ये सारे मुल्क में ये नहीं है, इनकी तादाद कम है, इसलिए हमने अर्ज किया कि आप दर्जा बंदी करें और उसके मुताबिक स्कूलों की फीसें जो है उन पर नजर रखें। ठीक है, और ये जो स्कूल हैं इनके मुकाबले में हुकूमत को अपने स्कूलों को बेहतर करना चाहिए, जो पहले बात है, और इन पर भी नजर रखनी चाहिए। इनको भी कहा तालीम का महकमा जो है वो एक खुदा खौफी का तकाजा भी करता है। ये बिल्कुल तजारत ना इसको बनाए, और ये लोग जो है कोई अपने दर्द दिल भी पैदा करें, ये अपनी जगह हकीकत। ये आमिर शहजाद साहब कह रहे हैं हमें कि KP के जो है वहां पर नए स्कूल एस्टेब्लिश हो रहे हैं, रिक्रूटिंग हो रही है थ्रू NTS, और KP के सिलसिले में एक रेगुलेटरी बॉडी भी बना रहा है प्राइवेट स्कूलों के मामला हल करने के लिए। तो KP के एक एग्जांपल इनके वहां यहाँ भी जो NTS के जरिए से सारे टीचर्स भर्ती हुए हैं हजारों की तादाद में। एक तो काम ये कर लीजिए, हुकूमत जो है जो सरकारी स्कूल है उनमें डबल शिफ्टिंग कर दे कम से कम, ठीक, उसके लिए नया स्टाफ रखे और उनको इस मॉडल को एक्सरसाइज करने की कोशिश तो की गई थी, नहीं, मगर देखिए अगर नहीं कर सके ना तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि आप मुकाबले में तो लेके आए ना सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों। बिल्कुल ठीक, मुस्कत जवाब तो यही है। बाकी डिसिप्लिन लाएं, नजर रखें, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में दे दें। ठीक है, ये आयना साहब है, हमारी बड़ी रेगुलर व्यूवर हैं और अमूमन तो तनकीद से भरे मैसेजेस इनके आते हैं। आज ये कह रही हैं कि मीरा के मुकदमे पर भी बात करें। मीरा को क्या हुआ? अदाकारा मीरा का मुकदमा था जी एक डबल निकाह के हवाले से, तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कैप्टन नवीद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। ये तो मुकदमा हाई कोर्ट में है, हम इस पे क्या राय दे सकते हैं? ठीक है, फैसला अगर निकाह पर निकाह किया तो पता चल जाएगा, और अगर नहीं किया तो फिर वो भी पता चल जाएगा। ये हमें देखिए, हमारा मीरा हो या कोई हम लोगों के जाती मामलात जो है उसको डिस्कस करने वाले नहीं है ना हमारी। हम कोई अदालत है, बिल्कुल ठीक। जब मामला अदालत में है तो बस फैसला आ जाएगा। तो अब आप बताइए, हल्का N122 पे आ जाए, और यहाँ एक सूबाई असेंबली पर भी तो जी हाँ 147 पे जो मोहसिन लतीफ साहब नून लीग के और शोएब सदीकी साहब जो हैं और PTI के इंतखाब लड़ रहे हैं, दोनों जो मेहमान हैं उम्मीदवार हैं हमारे साथ आज प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम आपको। लेकिन उससे पहले नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान के जो नाज़रीन पूरे मुल्क में देख रहे हैं प्रोग्राम, हल्का N122 पर एक रिपोर्ट है, वो पहले आप देख लीजिए। कौमी असेंबली का हल्का N122 कौमी सियासत में उस वक्त से तवज्जो का मरकज है जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नून लीग के अयाज सादिक के मुकाबले में उतरने का फैसला किया। 2013 के इंतखाब में सरदार अयाज सादिक ने 93,362 वोट हासिल करके मार्का अपने नाम किया। इमरान खान 9,000 वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद इमरान खान ने धांधली का इल्जाम लगाया और मामला ट्रिब्यूनल के सुपुर्द हो गया। 2.5 साल के इंतजार के बाद ट्रिब्यूनल ने N122 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। इमरान खान ने अपनी जगह अलीम खान को उम्मीदवार नामजद किया, जबकि नून लीग की जानिब से सरदार अयाज सादिक सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल करने की बजाय एक बार फिर मैदान में उतरे। कौमी असेंबली के इस हल्के में सूबाई असेंबली के 2 हल्के PP 147 और 148 हैं। PP 148 तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल के नाम रही। ट्रिब्यूनल के फैसले में PP 147 पर भी दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया गया। सूबाई असेंबली की इस नशिस्त के लिए तहरीक इंसाफ के शोएब सिद्दीकी और नून लीग के मोहसिन लतीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद यहाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज को पहुँच चुकी हैं। हल्के में 24 यूनियन काउंसिल्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4 लाख है। N122 में लाहौर के अहम इलाके समनाबाद, इचरा, शादमान, शाहजमाल, धर्मपुरा
और अपर माल शामिल हैं। इन इलाकों में जगह जगह तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवारों के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा हैं। दोनों जमातों के उम्मीदवार और हामी दिन रात हल्के में गुजार रहे हैं और इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन और वोटर्स से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ की कैंपेन में अब्दुल अलीम खान, शुएब सिद्दीकी और पार्टी के सीनियर मेंबर चौधरी सरवर नुमाया दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब हल्के से 3 बार इलेक्शन जीतने वाले सरदार अयाज सादिक लीगी रहनुमाओं की हमरा गली गली इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों की भरमार ने हल्के में मेले का सा समा बांध रखा है। 11 अक्टूबर को ये मार्का कौन सर करेगा ये कहना तो कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन सियासी गहमा गहमी और हल्के की अहमियत की बिना पर फैसला जो भी होगा वो मुल्क की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तिब करेगा। और फिर शामी साहब, परसों अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक कारकुन जो है उनका कत्ल हुआ जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और मुस्लिम लीग नून का दावा था कि वो हमारा कारकुन है। हाँ। तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो हमारा कारकुन है और मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना सबूत पेश किया कि उन्होंने दरखास्त दी, वो जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि वो हमारे साथ शामिल हो चुका था। बहरहाल अब ये तो अल्लाह ताला फैसला करेगा। अफसोसनाक वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे नौजवान की और उनके पसमानदान को सब्र दे। अब आप मोहसिन लतीफ़ साहब आपके पास और शुएब सिद्दीकी साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों को, मोहसिन साहब और शुएब साहब। मोहसिन साहब बताइए कैसी चल रही कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रही है, अल्लाह ताला का एहसान है। तो ये कोई तलखी ज़्यादा नहीं पैदा हो गई आपके हल्के में एक नौजवान की हलाकत की वजह से? देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें तलखी नहीं पैदा हुई, ये एक सियासी ड्रामा किया जा रहा है। ये ठीक, मतलब जिसके पास कोई वोटों की ताकत ना हो तो कोई ना कोई ड्रामा तो उसने करना है, तो वही ड्रामा हो रहा है इस वक्त। तो आपको उम्मीद है कि आप भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। इंशाल्लाह पहले भी जीते थे और अब भी इंशाल्लाह जीतेंगे। और इसमें क़यादत का फैसला ये था कि ये जो धांधली का शोर शराबा चलाया था, तो हमने स्टे लेने के बजाय मैदान में आने का फैसला किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये साबित करेंगे कि नवाज़ शरीफ के शेर हल्के में गरजेंगे। और ये जो मर्जी ड्रामे कर लें, जिस तरह की मर्जी हरकत कर लें, ये किसी के कारकुन को अपना कारकुन जाहिर कर लें, जिस तरह के मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला कामयाबी देंगे और इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। जी शुएब सिद्दीकी साहब से भी आप बात कर लेते हैं। शुएब साहब, नून लीग तो अभी भी क्लेम कर रही है कि वो कारकुन इन्हीं के थे, आप लोग कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन करे थे, उनके भाई का भी ये मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे उनके जवाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अपने उस कारकुन की और अपने साथी की शहादत पे जो कि है गहरे दुख का इज़हार करता हूँ। और जो ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन जीते हैं, ये इलेक्शन जिस तरीके से जीते थे 2 साल के बाद मेरा ख्याल है कि अदालत ने उसका फ़ैसला दे दिया है और ये शायद समझते हैं कि ये उसी खाम ख्याली का शिकार हैं कि जो 11 मई 2013 को इन्होंने रात के अंधेरे के अंदर जो अवाम के वोट का तकद्दुस को पमाल किया था और ये समझते हैं कि शायद हम फिर कर देंगे। तो वो जो साथी है, नहीं, आप ये बताएं मुझे कि आपका बुनियादी इस्तदलाल क्या है, किस बुनियाद पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? जी हम वोट मांग रहे हैं इनकी जो कारकर्दगी थी उसको सामने रखते हुए, इनके जो इन्होंने अवाम से वादे किए थे, जो उन्होंने मुल्क के मसाइल हल करने के बारे में बातें की थी, उसको मद्देनज़र रख के हम वोट मांग रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ की तकारीर देख लें, जो उसने इलेक्शन 2013 से पहले 10 तारीख को आखिरी जलसा किया था कि हम 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, हम जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, हम मुल्क से करप्शन और लूटा दौलत वापस लेके आएंगे। आज हल्के की आवाम ये इनसे पूछती है कि 2.5 साल के बाद इन्हें तो ये पता ही नहीं था कि इलेक्शन आ जाएगा, कि ना ये कभी हल्के में गए हैं, ना इन्होंने कभी किसी खुशी गमी के अंदर शामिल हैं, ना इन्होंने अपना कहा गया एक भी वादा पूरा किया है। और ये जिस लड़के जिस साथी की गफ़ार की बात करते हैं, अफसोस का मुकाम है कि जिसको ये अपना वर्कर समझते हैं, आज उसकी मौत को गुजरे 2 दिन गुजर गए, इनमें से किसी शख्स को ये तौफीक भी नहीं कि उसके घर जाके फातह खानी पढ़ लेते, उसके जनाजे के अंदर जाके शामिल हो जाते। वो शख्स कोई शुबा नहीं है कि नून लीग के अंदर शामिल था, मगर जब उसने देखा कि वाकई ये जमात नाहलियों की वजह से इस इलाके के अवाम के मसाइल नहीं हल कर सकी है, वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुआ। ये मैं मीडिया के सामने आपके सामने उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीर हैं जो हमारे ऑफिस के अंदर हैं, वो हमारी मीटिंगें कर रहा है, उसके भाई जो कि है तकारीर कर रहे हैं, और इसने हमारे जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, उसके साथ जाके अपने कागजात जमा कराए हैं। जिस दिन इस शख्स की शहादत होती है
अगले दिन उसके दफ्तर का इफ्तिताह था और वहां पर उस इफ्तिताह से पहले उन्होंने कहा कि अगर तुम दफ्तर का इफ्तिताह करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आप दोनों मेरे साथ ब्रेक लेनी है, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो मोहसिन साहब के इस पर जवाब सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन साहब जरा मुख्तसर जवाब दे दीजिए शुएब साहब के जो इल्जाम है उसका। देखिए जी, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बात इन्होंने कही है, वो बच्चा रात को 10:30 बजे हमारे जलसे में मौजूद था और 11 बजे ये वाक़या रूनुमा हुआ। अगर उस आधे घंटे में उसने पीटीआई ज्वाइन कर ली तो मुझे नहीं पता, और मैं इसके ऊपर ये क्लेम नहीं करना चाहता। इस तरह की हरकतें इनको जेब देती हैं, ये दें, ये करें, इस तरह ये बेशक जिसको मर्जी क्लेम करते रहें। इन औचे हथकंडों से इलेक्शन नहीं जीते जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। और शुएब साहब, मैं माजरत चाहूंगा, टाइम की कमी है, आपसे इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। अपने वर्कर के घर जाके फातिहा तो पढ़े, जो आधे घंटे का वक्फा था, कम से कम उसपे उसके लवाहिकीन से बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम पहुंच गया मोहसिन लतीफ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आप पिछले दिनों बहरीन में भी थे और बहरीन गए और मौलाना जफर अली खान पर एक की ज़िंदगी पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाई गई है जो जफर अली खान ट्रस्ट ने बनाई है। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इसे लिखा है। अच्छा। उनके बेटे जीशान ने जीशान अमजद ने इसे बनाया है और ये कोई 40 मिनट की फिल्म है और इसकी नुमाइश थी वहाँ, यानी अभी तो गवर्नर हाउस में भी चंद रोज बाद नुमाइश होगी यहाँ पंजाब में। ठीक। लेकिन वहाँ जो हमारे फैसल बेग साहब हैं, पाकिस्तानी नौजवान, और वो वहाँ एक वजारत के मुशीर हैं। उन्होंने इसका एहतमाम किया, बड़े सरगर्म थे कि यहाँ पाकिस्तानियों को ये फिल्म देखनी चाहिए। और हमारा जो सफारत खाना है उसकी मुआवनत से जो हमारे सफ़ीर है सईद साहब, उन्होंने बड़ी पुरजोश तरीके से इसमें काम किया और उनके जो सेक्रेटरी हैं हमारे अहद साहब, और इस तरीके से वहाँ वो उस फिल्म की नुमाइश हुई। मैं गया और मौलाना जफर अली खान के पोते हैं असद अली खान, वो भी मेरे साथ थे और 2 दिन हमने गुजारे वहाँ, 3 दिन कह लीजिए। तो एक पाकिस्तान क्लब जो है वहाँ है, उसमें पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, उनसे तबादला ख्याल की नशिस्त हुई। फिर एक दिन शेरेटन में ये फिल्म की नुमाइश हुई, उसमें भी कोई बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शरीक हुए। और वहाँ ये जो हमारी असगर अली ये परफ्यूम्स वाले हैं, एक 20वीं सदी के आगाज़ में एक आम अतर फरोश की तरह पहुंचे थे असगर अली, लेकिन फिर उनका बिजनेस माशाल्लाह बड़ा नाम है, पूरी दुनिया भर में चर्चा है। उनकी खुशबू पूरे दुनिया में पाकिस्तान की खुशबू फैलाती है। तो उनके बेटे जो हैं सलीम असगर अली, उन्होंने फिर इस कारोबार को बहुत फैलाया। फिर उनके बेटे साथ जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में थे, उनके वालिद साहब ने उनको भेजा और उन्होंने हमें वहाँ अपने समंदर के किनारे एक हमारे एजाज़ में ज़ोहराना दिया और बड़ी पुरस्कार मजलिस हुई और पाकिस्तानियों से भी बड़ा तबादला ख्याल हुआ। और पाकिस्तान क्लब जो है उसके रफ़ीक साहब उसके सदर हैं, और दूसरे उनसे मुलाकात हुई। फिर नेशनल बैंक के जो वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने हमारे एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इस तरह पाकिस्तानियों से मुलाकात के बड़े और तबादला ख्याल के मौक़े मिले, उनकी बातें सुनी, उनको अपनी बातें सुनाई। और बहरीन में अब जो मुतालबा लोगों का था वो ये था कि वहाँ जो नादरा है इसकी एक एक्सेस दे दी जाए वहाँ, क्योंकि जो पासपोर्ट बनाने होते हैं हाँ उसमें बहुत देर लगती है। यहाँ अब चौधरी निसार अली साहब इस तरफ तवज्जो कर लें तो बड़े मसला पाकिस्तानियों का हल हो जाएगा। और पाकिस्तानी बहरीन में माशाल्लाह बड़े खुश हैं, मुअस्सर हैं, बड़ी इज्जत है उनकी, वहाँ बड़ी साख है। और कई और वहाँ सिटीज़न है वहाँ के बहुत से हमारे पाकिस्तानी जो हैं बरसों से वहाँ मुकीम हैं और उनसे मिल के बड़ी मुसर्रत हुई और हकीकत यह है कि दिल खुशी से भर गया। बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अभी एक मैसेज आया किसी मोहतरमा का। उन्होंने कहा जी मेरा नाम ना लीजिएगा, स्कूलों के मामले पर वो कह रही हैं कि DHA फेज़ 5 लाहौर में 4 स्कूल एक जगह पर पढ़ते हैं आसपास और वहाँ पर एक बस सर्विस का टर्मिनल खोला जा रहा है जो कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है और वो ऑलरेडी क्राउडेड जगह है। तो उस पर गवर्नमेंट तवज्जो दे कि ऐसी जगह पर जहाँ आसपास स्कूल पढ़ें अभी वहाँ ऐसा टर्मिनल ना खोला जाए। हमारे अहसानुल्लाह वक़ास साहब का मैसेज आया कि हुकूमत को तफरीक करनी चाहिए तालीम फरोशों के दरमियान और तालीम देने वालों के दरमियान। तालीम
तालीम फरोश हैं और जो तालीम दे रहे हैं, और सारे स्कूलों को एक सनक है आके। और ब्रिगेडियर सौलत रजा ने ये पैगाम दिया है कि डॉन की रिपोर्ट है कि 30% स्कूल जो सरकारी है ना, वो एक टीचर है वहाँ, एक टीचर। और असलम जो हमारे संजरानी साहब है, उन्होंने मैसेज दिया, कल उन्होंने कह दिया था 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी सर से, वो गलती थी, जल्दी से निकल गया। ये तो 200 साल तक 2 लाख मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा की जा सकती है, इतना कोला। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।